हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स। तो आज हम देखेंगे किसी दो सर्किट्स का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है और कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और वहाँ पर की भी प्रेजेंट है ऑन ऑफ करने के लिए। अब हम सपोज करते हैं एक दूसरे कॉइल को, इसको भी हमने बैटरी और की के साथ कनेक्ट किया है। अब ये जो पहला वाला कॉइल है उसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से ये जो इटसेल्फ है कॉइल इटसेल्फ, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस आएगा और उसके पड़ोस वाले कॉइल में, उसके जो पास में कॉइल है उसमें आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो Li के बराबर होता है, तो L जो है Φ1/I1 के बराबर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल नंबर फर्स्ट जो है वो हमें सेल्फ इंडक्टेंस देगा कॉइल नंबर फर्स्ट में। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल नंबर सेकंड जो है वो हमें सेल्फ इंडक्टेंस देगा कॉइल नंबर सेकंड में, जिसको हम L2 के साथ डिनोट करेंगे। नाउ हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसके पास वाले कॉइल में करंट के पास होने की वजह से आएगा, ठीक है। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑन कॉइल नंबर फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, जिसको हम M12 करके डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, फ्लक्स होगा कॉइल नंबर फर्स्ट पर ड्यू टू सेकंड डिवाइडेड बाय करंट I2। अब यहाँ पर हम फर्स्ट में देख रहे हैं, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फर्स्ट पे जो फ्लक्स है डिवाइडेड बाय करंट इन द सेकेंड जो उसका नेबरिंग कॉइल है उसके बराबर आता है, ठीक है। तो ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसी तरीके से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, वो क्या होगा, फ्लक्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट डिवाइडेड बाय करंट इन फर्स्ट। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हमें ये याद रखना है कि जो करंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस है या फ्लक्स है या EMF है वो अलग अलग कॉइल्स में होंगे, ठीक है। अगर एक में करंट है तो दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें देखना है या EMF हमें देखना है। N क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। हम सपोज करते हैं कितने नंबर ऑफ रिंग्स है, टर्न्स है, वो N है हमारा। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम N सबस्क्रिप्ट P करके लिखेंगे, जहां पर P प्राइमरी है। सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स होंगे उसको हम N सबस्क्रिप्ट S करके लिखेंगे, जहां पर S जो है सेकेंडरी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर हम सिर्फ एक टर्न के लिए देख रहे हैं। नाउ अगर प्राइमरी में NP टर्न्स है तो NP से इनटू करना होगा, ठीक है। L1 का मतलब है 1 वाला सर्किट हमारा जिसमें हमारा प्राइमरी कॉइल है, और उसी तरीके से सेकेंड का मतलब है हमारा सेकेंडरी कॉइल, 2 का मतलब है हमारा सेकेंडरी कॉइल। तो L1 जहाँ पर है वहां पर हम NP से इनटू करेंगे, जहां पर L2 है वहां पर NS से इनटू करेंगे। यहाँ पर ऑन फर्स्ट देख रहे हैं तो NP, उसी तरीके से नीचे हम NS का यूज करेंगे जो कि नंबर ऑफ टर्न्स हमें बताता है। पहले हमने सिर्फ एक टर्न को, एक रिंग को कंसिडर किया है। नाउ हम जितने भी रिंग्स है उन सारों को कंसिडर कर रहे हैं। इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अगर कोई लीकेज नहीं हुआ, ठीक है, लीकेज नहीं हुआ का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कहीं गायब नहीं हुआ या दूसरे कॉइल तक पहुंचा नहीं, कहीं लीक होकर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो है हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वहां पर हम D का यूज कर सकते हैं। D का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन करंट हम लिख सकते हैं। D का मतलब चेंज है। आप चेंज वाला वैल्यू लिखिए या डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं हुआ तो dφ12/I2 जो है dφ2/I2 के बराबर होगा। जो करंट I2 पास हुआ है, ठीक है, उसके वजह से फ्लक्स जो आया है उसी कॉइल में जिसमें पास हुआ है और उसके नेबरिंग कॉइल में जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
जो करंट I2 है उसके पास होने की वजह से सबसे पहले तो उसी कॉइल में क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, ठीक है, और उसके पास वाले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ये दोनों वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इस पे जितने नंबर ऑफ लाइंस थे पर यूनिट एरिया, यहाँ पर भी उतने नंबर ऑफ लाइंस होगा पर यूनिट एरिया, क्योंकि फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू और म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू करंट I2 के वजह से सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि फ्लक्स लीक हुआ ही नहीं है। और वही ऑपोजिट भी हम कर सकते हैं। कॉइल नंबर फर्स्ट में जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से जो सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू आएगा वो, और कॉइल नंबर सेकेंड में करंट I1 के वजह से जो म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज आया ही नहीं है, कोई लीकेज हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो करंट I1 जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है अपने पास और अपने सराउंडिंग में, उसमें कोई लीकेज नहीं हुआ है तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो सेल्फ इंडक्शन I1 की वजह से और म्यूचुअल इंडक्शन I1 की वजह से इक्वल होगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई लीकेज नहीं हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पे फ्लक्स है इसकी वजह से I1 की वजह से और जो सेकंड पर फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सिमिलरली जब करंट I2 पास हो रहा है तो वो खुद पर क्या प्रोड्यूस करेगा? खुद पर जो फ्लक्स होगी उसको हम phi2 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जो पास में कॉइल नंबर फर्स्ट है उस पे जो फ्लक्स होगी वो phi2 1 होगा और उन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन जो है वो इक्वल है। ना हम क्या करते हैं, जो M12 और M21 है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक कॉइल पर दूसरे की वजह से और दूसरे कॉइल पर पहले की वजह से, उन दोनों को हम इनटू करते हैं। तो सबसे पहले M12 का वैल्यू हम लिखेंगे NP d∅12 अपॉन di2 होगा, इनटू M21 का भी वैल्यू हम लिखेंगे NS d∅21 अपॉन di1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनटू है तो किसी भी टर्म को हम आगे पीछे लिख सकते हैं इनटू में। तो NP और NS को हम साथ लिखते हैं जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में रिस्पेक्टिवली। d∅12 अपॉन di2 और d∅21 अपॉन di1 को हम साथ में लिखते हैं। अब हमें पता है कि जो d∅12 अपॉन di2 है वो d∅2 अपॉन di2 के बराबर है और d∅21 अपॉन di1 जो है वो d∅1 अपॉन di1 के बराबर है। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। d∅12 अपॉन di2 के जगह पर d∅2 अपॉन di2 और d∅21 अपॉन di1 के जगह पर d∅1 अपॉन di1 हम पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और d∅1 di1 को एक साथ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा L1 होगा, सेल्फ इंडक्शन इन द फर्स्ट कॉइल के बराबर होगा सेल्फ इंडक्टेंस के, और उसी तरीके से NS d∅2 अपॉन di2 जो है वो L2 के बराबर होगा। तो इन दोनों की जगह पर हम L1 इंटू L2 लिख सकते हैं। तो M12 और M21 जो है वो L1 इंटू L2 के बराबर आएगा। और थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी जो कि हमने यस्टरडे वीडियो में किया था उसके मुताबिक जो M12 और M21 जो है वो इक्वल होता है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक कॉइल पर दूसरे कॉइल के वजह से, कॉइल नंबर फर्स्ट पर सेकंड के वजह से और कॉइल नंबर सेकंड पर फर्स्ट के वजह से, वो दोनों इक्वल होता है। यानी कि 1 2 और 2 1 को हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये दोनों हम सपोज करेंगे इक्वल है M के, तो M12 और M21 के जगह पर हम M लिखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होगी। M इंटू M जो है वो M स्क्वायर होता है। L1 और L2 को हमें लिखना है, स्क्वायर का जब हम साइड चेंज करेंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो M जो है वो अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 के बराबर आएगा। और M क्या है हमारा? M जो है मैक्सिमम वैल्यू है म्यूचुअल
म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो अंडर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फर्स्ट इंटू सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस फर्स्ट इंटू सेल्फ इंडक्टेंस सेकेंड के बराबर आएगा, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी हम इसे कहते हैं। ये तब है जब कोई लीकेज नहीं हुआ हो फ्लक्स का, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आया हो खुद के और उसके पास दोनों में, फ्लक्स में, ठीक है। हाँ, अगर कोई लीकेज हुआ है फ्लक्स में तब क्या होता है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कॉइल है, यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉइल ड्रॉ किया है, बैटरी की एक्सेट्रा को नहीं, ठीक है, लेकिन आता है। अब उसमें करंट फर्स्ट पास हो रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है। क्या हुआ, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉइल नंबर सेकंड को पार नहीं किए, यानी कि यहाँ पर कुछ लीकेज हुआ, सराउंडिंग में पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं गया या पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गया। तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त हमारा जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। जो Φ12 है वो K2 Φ2 के बराबर आएगा। Φ12 का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ऑन कॉइल नंबर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, वो K2 Φ2 के बराबर आएगा। जो फ्लक्स है कॉइल नंबर सेकंड पर, उसका थोड़ा सा हिस्सा ही कॉइल नंबर फर्स्ट पर जाएगा, उसके नेबरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर K2 क्या है, Φ2 का फ्रैक्शन है, Φ2 डिवाइडेड बाय समथिंग ही उसके पास वाले कॉइल में जाएगा, पूरा Φ2 नहीं जाएगा, जो कि नो लीकेज के केस में जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर K2 जो है एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, किसी चीज को ये कम करता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो Φ2 का थोड़ा सा हिस्सा ही, यानी कि Φ2 डिवाइडेड बाय समथिंग, जहां पर ये जो डिवाइडेड वाला पोर्शन है उसको मैंने K2 के साथ रिप्रेजेंट किया है, 1 डिवाइडेड बाय समथिंग को, वो जाएगा, ठीक है। तो Φ12 के जगह पर हमें K2 Φ2 लिखना है। सेकंड के वजह से फर्स्ट पर फ्लक्स जो है उसको मैं Φ12 के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फुल Φ2 वाला फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लीकेज हुआ है, ठीक है। तो कौन सा वाला फ्लक्स आएगा, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन मींस डिवाइडेड बाय समथिंग, Φ2 को हमें कट करना है, डिवाइड करना है समथिंग से, वही हिस्सा जो है Φ1 पर, यानी कि कॉइल नंबर 1 पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Φ12 और Φ2 इक्वल नहीं होगा, और उसी तरीके से Φ21 जो है वो Φ1, ठीक है। Φ21 का मतलब होता है ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, करंट I1 की वजह से सेकंड पर जो फ्लक्स आता है फुल आएगा, यहाँ पर Φ1 नहीं, Φ1 डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा, और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे K1 से, K1 Φ1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। Φ1 पूरा नहीं आएगा, Φ1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन K1, ठीक है, फ्रैक्शन है K1 मतलब कि डिवाइडेड बाय समथिंग है यहाँ पर, वो जो है सेकेंड कॉइल पर होगा ड्यू टू फर्स्ट। तो हम फिर से निकालेंगे M12 इंटू M21। M12 इंटू M21 में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, पहले हमने थोड़ा निकाला था, उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो Φ12 और Φ21 है उसके जगह पर हमें K2 Φ2 और K1 Φ1 का यूज करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर आएगा NPNS D Φ12 के जगह पर K2 Φ2 डिवाइडेड बाय DI2 हम लिखेंगे, और Φ21 के जगह पर K1 Φ1 डिवाइडेड बाय DI1 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NP और NS को हम यूं ही लिखेंगे। K इज अ कांस्टेंट, इट्स अ फ्रैक्शन, सो उसको हम बाहर निकालेंगे, D Φ2 अपॉन NI2 आएगा। K1 को बाहर निकालेंगे, D Φ1 अपॉन DI1 आएगा, ठीक है। जो K है उसको हमने बाहर निकाला है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, K1 और K2 को साथ में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, NP D Φ1 अपॉन DI1 को साथ में लिखना है, NS D Φ1 अपॉन DI2 को साथ में लिखना है। क्यों लिखा है, क्योंकि NP D Φ1 अपॉन DI1 जो है L1 के बराबर होता है, और दूसरा वाला टर्म जो है L2 के बराबर होता है। तो हमें मिलेगा K1 इंटू K2 L1 इंटू L2। सिंस ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो M12 इंटू M21 है वो कितना होता है, सॉरी M12 और M21 जो है वो इक्वल होता है। तो वो दोनों हम सपोज करते हैं इक्वल है M के, तो यहाँ पर हम M12 और M2 के जगह पर M लिखेंगे, और K12 और K21
क्या है ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो कि हम 1 और सेकंड कॉइल में निकाल रहे हैं तो एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, दो ही कॉइल्स है जिसको हमने सपोज किया है तो उसका एक ही कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, तो हम k यूज करेंगे, K12 और K2 1 के जगह पर। तो m स्क्वायर K स्क्वायर L1 L2 आएगा। ठीक है, स्क्वायर को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो अंडर रूट होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा k का, तो k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 बच जाएगा। तो m जो है वो k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 के बराबर होता है। और ये जो k है वो क्या है हमारा, ये जो k है वो है हमारा एक नंबर। ठीक है, और इस नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और वो जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 हाफ 1 ऐसा आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू, और जब 1 आता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, और जब 0 आता है तब कोई कपलिंग हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब k जो है वो 0 होता है इसका मतलब है कि इन दोनों सर्किट्स के बीच में कोई कपलिंग हुआ ही नहीं है, इसलिए उसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है। और जब k 1 आता है यानी कि इन दोनों के बीच में परफेक्ट कपलिंग है, जो कि ऊपर वाले केस में था जहां पर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला। नाउ इसी चीज को बुक में देखते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। बुक में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स, किसी दो सर्किट्स का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, we shall calculate the mutual inductance between two circuit in terms of self inductance of each circuit। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में, जो कि अभी हमने निकाला, m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग उसमें आता है, k का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कंसिडर टू कॉइल्स, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कॉइल है, एक है हमारा प्राइमरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी। दोनों का इक्वल एरिया है और एक दूसरे के पास में हमने इन्हें रखा है। NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में NS, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। L1 और L2 जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी d∅12 अपॉन di2 के बराबर आएगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट जो है वो इतना आएगा। अब ये इतना कैसे आता है? मैंने आपको पहले कहा था, ये जो रिलेशन है पहले हमने किया था, म्यूचुअल ∅21 जो है M21 अपॉन I1 के बराबर होता है। इसका यूज करेंगे तो M21 जो है वो ∅21 अपॉन I1 के बराबर आएगा। हम देख सकते हैं, हम D का भी यूज कर सकते हैं, d∅21 अपॉन di1, दैट इज चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा हम कर सकते हैं। और सेल्फ इंडक्शन का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन, फैराडेज लॉ में एक डायरेक्शन आता था, उसको हमने कंसिडर किया है। अब इस वाले नोट में देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लिखेंगे तो भी कैंसिल हो जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हमने निकाला। नाउ अगर कोई फ्लक्स का लीकेज हुआ ही नहीं तो करंट I2 के वजह से जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो दोनों आएगा इक्वल होगा। ठीक है, और उसी तरीके से I1 की वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो दोनों भी इक्वल होगा जब लीकेज नहीं होगी, इसलिए दोनों टर्म्स इक्वल है। फिर हम M12 और M21 को इंटू करेंगे, और यहाँ पर इंटू जब हम करेंगे तो वैल्यूज को पुट करेंगे। फिर 512 अपॉन I2 के जगह पर उसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे, और NP d∅1 I1 को एक साथ लिखेंगे तो ये L1 आता है और ये दूसरा L2 आता है। ठीक है, तो M12 और M21 को जब हम इंटू करेंगे, वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिलता है L1 इंटू L2। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी के मुताबिक M12
और M21 जो है M के बराबर होता है। M को लिखेंगे तो M जो है अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 आएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। नाउ अगर कोई लीकेज हुआ फ्लक्स का तो कोई कुछ फ्रैक्शन ही होगा। फ्रैक्शन मीन्स हिस्सा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक हिस्सा जो है वो उसके नेबरिंग कॉइल के साथ लिंक्ड होगा। हम सपोज करते हैं कि phi1 का K1 हिस्सा जो है जो प्राइमरी कॉइल में है वो सेकेंडरी कॉइल तक गया, और उसी तरीके से जो phi2 है मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल की वजह से है उसका K2 हिस्सा ही उसके पास गया, प्राइमरी के पास, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा होता है। तो phi12 जो है वो K2 phi2 आएगा, phi21 जो है K1 phi1 आएगा, ठीक है। एक 1/2 हिस्सा 1/3 हिस्सा वही है हमारा K12 और K21। फिर उसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे M1 इंटू M2 जो कि हमने ऊपर किया था, एंड जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो K1 इंटू K2 L1 L2 आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो एक दूसरे से इक्वल होता है, K1 और K2 भी एक दूसरे से इक्वल होता है, ठीक है। जो कपलिंग है वो भी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सेम होता है, तो उनको जब हम पुट करेंगे तो M का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जहां पर ये जो K है उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, और वो जो है ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है और सर्किट के पोजीशन पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। एक्सिस पर है, दोनों सर्किट एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, उन सारे चीजों पर K का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होता है। जब K 0 होगा उसका मतलब है कोई कपलिंग हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है, एंड जब K 1 होता है उसका मतलब है कि परफेक्ट कपलिंग हुआ है।